हेलो बच्चों, तो फिर से आ गए हम एक बार L8 लेकर क्लास 12th का। और खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आज हम परमानेंटली निषेचन करवा चुके हैं और अब हम निर्माण करने वाले हैं एम्ब्रियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि आपको लेक्चर फ्लो पता ही है कि क्या क्या पढ़ रहे हैं हम। निषेचन पूर्व घटनाएं निषेचन करवा चुके हैं हम फाइनली, और अब हम पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं, बहुभ्रूणता, असंग जनन के महत्व, अनिषेक फलन। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आज का लेक्चर फ्लो देख लेते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निषेचन पश्च घटनाएं, जो हमने शुरू कर चुकी है। थोड़ी सी द्विबीजपत्री भ्रूण को पढ़ेंगे कि आखिर द्विबीजपत्री भ्रूण कैसे होते हैं। उसके बाद एक बीजपत्री भ्रूण को पढ़ेंगे और बीज क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीजों में क्या अंतर होता है, क्योंकि भ्रूण में अंतर है तो ऑब्वियसली बीजों में भी अंतर होगा, तो क्या अंतर होता है वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट टॉपिक है निषेचन पश्च घटनाएं। अब निषेचन पश्च घटनाएं क्या होंगी? ऐसी घटनाएं जो निषेचन के पश्चात होती है, या वह प्रक्रिया जो निषेचन के पश्चात होती है उसे हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। निषेचन पश्च घटनाओं में क्या होगा? तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने क्या किया था? एम्ब्रियो सैक में हम क्या बना चुके थे? युग्मनज बना चुके थे। ठीक है, और जो 3N यानी 3N कोशिका थी, या 3N जो त्रिगुणित, हमने जो त्रिसंलयन करवाया था उससे हम क्या बना चुके थे? भ्रूण पोष मीन्स एंडोस्पर्म बना चुके थे। तो अब एंडोस्पर्म बन चुका है, युग्मनज हमारा अंदर है, जिसको एंडोस्पर्म क्या करता जा रहा है? न्यूट्रिएंट दे पा रहा है। तो इससे हमें क्या बनाना है? अब भ्रूण बनाना है, क्योंकि युग्मनज किस में कन्वर्ट होता है? भ्रूण में। तो भ्रूण निर्माण की घटना आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला भ्रूण निर्माण। युग्मनज के विभाजन होने से पूर्व से भ्रूण का विकास होता है। ये आपको समझ में आ गया? अभी हमने बोला युग्मनज के विभाजन से ही हम क्या करेंगे? भ्रूण निर्माण करवाएंगे। भ्रूण विकास की प्राथमिक अवस्थाएं एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री में समान होती है, थोड़ी बहुत समान होती है। अभी आप देखेंगे क्या अंतर होता है, जो निम्न प्रकार की है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे हम युग्मनज से भ्रूण बनाने वाले हैं। तो ये हमारा युग्मनज है, ठीक है। ये कैसा है? 2N है। और जितने भी पुष्पीय पादप होते हैं यानी एंजियोस्पर्म होते हैं, उनका जो क्या होता है? बीजाणुउद्भिद या स्पोरोफाइट जो होता है वो कैसा होता है? 2N ही होता है। तो हमें सारे विभाजन कैसे करवाने पड़ेंगे? समसूत्री। ये बात गांठ बांध लो, ठीक है। समसूत्री विभाजन करवाने पड़ेंगे और उसी से हम क्या बनाएंगे? एक बहुकोशिकीय भ्रूण बनाने वाले हैं। ये भी कैसा होगा? 2N। इसकी कोशिकाएं कैसी होगी? 2N होगी। तो कुछ अवस्थाएं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में कुछ कुछ समान होती है, जैसे सब में ही समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, सबसे ही भ्रूण बनेगा, सभी में वही रूट बननी है, तना बनना है, तो थोड़ा थोड़ा सेम होता है। लेकिन जो जो डिफरेंस होता है वो आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण कि क्या होते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण और इनका विकास कैसे होता है। युग्मनज विभाजन होकर पहले एक प्राक भ्रूण बनाता है। प्राक भ्रूण मीन्स प्रो एम्ब्रियो, ठीक है। अभी स्टेप्स हम देखेंगे। फिर धीरे धीरे गोलाकार यानी ग्लोब्यूलर और फिर हृदयाकार भ्रूण यानी हार्ट शेप भ्रूण में परिवर्तित होकर परिपक्व भ्रूण का निर्माण करता है। फाइनली क्या बन जाएगा? परिपक्व भ्रूण बन जाएगा, में बदल जाता है, ठीक है। अब इसके ये स्टेप्स हैं, पहले हम स्टेप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि विकास कैसे होता है। परिपक्व भ्रूण का ये जो भ्रूण बनने के बाद का प्रोसेस बताया। अभी पहले हम क्या करेंगे? भ्रूण बनाएंगे, उसके बाद भ्रूण की संरचना देखेंगे, ठीक है। तो पहले ये स्टेप्स एक बार हम छोड़ के पहले देखते हैं कि भ्रूण बनता कैसे है। तो किसकी शुरुआत कर रहे हैं हम? द्विबीजपत्री भ्रूण बनाने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? हमारे पास एक युग्मनज होगा जो 2N होगा। सबसे पहले एक समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन से हमारे पास एक 2 सेल स्टेज आती है।
ठीक है, 2 सेल बन गई, समसूत्र विभाजन हुआ, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये ऊपर वाली है और नीचे वाली है। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में पहला डिफरेंस यहीं से शुरू होता है। अभी आप एक बीजपत्री में देखेंगे यहाँ पे 2 कोशिकाएं, वहां पे 3 होती है। जो नीचे वाली कोशिका होता है उसे हम बोलते हैं आधारी कोशिका या बेसल सेल, ठीक है। ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं शीर्ष कोशिका या टर्मिनल सेल, ठीक है। अब ये आधार और शीर्ष का डिसीजन कैसे होगा? ये आधार और शीर्ष का डिसीजन हम कर रहे हैं बीजांड से, ठीक है। पहले ही आपको बता चुके हैं कि एंजियोस्पर्म में कौन से टाइप का बीजांड होता है, कौन से टाइप का बीजांड होता है? एनाट्रोपस, मतलब उल्टा, अपसाइड डाउन टाइप का, बता चुके हैं ना। तो इसका माइक्रोपाइल कहाँ है? इधर, और चलेजा किधर है? ऊपर है। अब बुक में क्या कई बार ऊपर चला जाता है, कई बार नीचे। आप हमेशा एक फिक्स रखेंगे, हम ये पूरा डायग्राम नीचे माइक्रोपाइलर एंड को मानकर ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? माइक्रोपाइलर मीन्स एम, और यहाँ पे आपका होगा चलेजा यानी निभाग, माइक्रोपाइलर को बीजांड द्वार। तो मैं यहाँ शॉर्ट में सी लिख देती हूँ, यहाँ पे एम लिख देती हूँ, ठीक है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड साइड वाली कोशिका है उसी को हम बेसल सेल बोलेंगे, ठीक है। ऊपर वाली को शीर्ष या टर्मिनल सेल बोलेंगे। अब इसमें विभाजन होता है फिर से। ऊपर वाली सेल जो होगी वो कुछ इस तरह से हो जाती है, ठीक है। जो आधारी सेल है वो आधारी सेल कई बार ट्रांसफर डिवीजन करती है। ट्रांसफर डिवीजन का मतलब अनुप्रस्थ विभाजन, एक के नीचे एक के नीचे एक, ठीक है। और सबसे नीचे वाली कोशिका, ये वाली फर्स्ट वाली है शीर्ष कोशिका, टर्मिनल सेल, ठीक है। ये जो आधारी कोशिका है इसमें ये सारे डिवीजन हुए हैं, और इसकी जो लास्ट कोशिका है वो ऐसी कुछ गोलाकार हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं चूषक या होस्टोरियल सेल इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या है? ये है हमारा निलंबन, सस्पेंशन जिसे कहते हैं, ठीक है। अब यहां से जो विभाजन होता है वो इतना इजीली नहीं होता जितना इजीली आपको समझा रही हूं, क्योंकि बीएससी लेवल की बात है। अभी यहाँ 2, 5, 10 और स्टेप्स होती है, उसके बाद जो फाइनल आपको जो बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो बनता है। लेकिन हम ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं है, हम 12th लेवल पे, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जैसे आपको बुक में दे रखा है। अगर कोई पढ़ा भी रहा है आपको 12th में तो वो गलत पढ़ा रहा है, न कभी ऐसा डिवीजन कभी बोर्ड में पूछा गया है, इतना डिटेल में पूछा भी गया है तो हमें इतना ही करना है। तो ये क्या बना है हमारा? प्राक भ्रूण, जिसको हम प्रो एम्ब्रियोनिक स्टेज कह रहे हैं। पहले वाली लाइन में हमने पढ़ा था, पहले प्राक भ्रूण बनता है, फिर क्या बनता है? इसमें ये नीचे वाली कोशिका ही विभाजित होगी। ये निलंबन या जो है वो ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। सस्पेंशन जो है वो ऐसा कैसा रहेगा। और ये जो चूषक कोशिका है और इन कोशिकाएं, इनमें क्या होता है? फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। और फिर क्या बनती है हमारे पास? ये हो गया प्रो एम्ब्रियोनिक, फिर बनेगी हार्ट शेप जो स्ट्रक्चर बनता है, या हृदयाकार या गोलाकार। गोलाकार कब बनेगा? ये और मोटा हो जाएगा। अगर गोलाकार देखना चाहते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, ये बहुत सारी इसके अंदर सेल हो जाएंगी। ये गोलाकार यानी ग्लोब्यूलर, जो फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद यही चीज वापस डिवाइड होगी। अब देखिए एक स्पेशल चीज, बुक में जो डायग्राम बना हुआ है वो पहले तो इसको यहां से तो ये वाला माइक्रोपाइलर एंड बोला है, फिर जब भ्रूण बनाया है तो उल्टा कर दिया है, ऊपर माइक्रोपाइल कर दिया है, नीचे चलेजल कर दिया है। मैंने आपको बोला एक जैसा डायग्राम बनाना, माइक्रोपाइल हमेशा नीचे रखना, चलेजा ऊपर रखना। तो माइक्रोपाइलर साइड जो होती है उसी की साइड हमें क्या करना है? ये जो एम्ब्रियो है, आपको जैसे बीजांड में बताती हूँ मैं, ये बीजांड है, इसमें ये क्या है हमारा? एम्ब्रियो सैक है, ठीक है। ये माइक्रोपाइलर है एम। अब जो माइक्रोपाइलर है उसी की साइड हमारी क्या बनती है? रूट या रेडिकल बनता है, ठीक है। तो हम कुछ जो ये वाली चीज है, ये तो हमारा निलंबन है, ठीक है। ये क्या है? निलंबन, ये वाली चीज,
समझ गए आप? बुक में क्या किया है, ऐसा डायग्राम बनाया है, निलंबन ऊपर कर दिया है, यहाँ तक तो माइक्रोपाइलर को ऊपर लिया है, इधर जाके माइक्रोपाइलर, यहाँ तो माइक्रोपाइलर को नीचे लिया है, फिर नेक्स्ट स्टेप में माइक्रोपाइलर ऊपर कर दिया है और चले जाओ नीचे कर दिया। हम ये वाला मैंने आपको बुक के हिसाब से समझाया, अब हम ओरिजिनल नीचे माइक्रोपाइल मान के करेंगे। तो माइक्रोपाइल साइड पे तो क्या होता है, वो सस्पेंशन होता है यानी निलंबन होता है, यहां से आपका जो भ्रूण निर्माण होता है, और ये वो ग्लोब्यूलर स्टेज है, ये वाली। ठीक है, आई बात समझ में हमें? तो अब हम इस हिसाब से बना रहे हैं। तो अब हम सस्पेंशन नीचे बना रहे हैं, ये हमारा सस्पेंशन। ये जो कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है, डीजनरेट होती जाएंगी, विवादित होती जाएंगी, तो इनका शेप चेंज होगा, धीरे धीरे ये शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ऐसा बुक में दे रखा है, आपको उल्टा बना के दे रखा है, हम सीधा बना रहे हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है, और ये जो है वो है हमारा चले जाए यानी निभाग साइड। तो अब ये यहां पे क्या होंगी, सारी सेल्स होंगी, रफली बना रही हूं मैं, सारी पैरेन्काइमेटस सेल यानी मृदुतकीय कोशिकाएं हैं, ये बहुकोशिकीय भ्रूण बन चुका है। ठीक है, ये कुछ इस साइड का अभी और चेंज होगा ये, तो इसी को हम बोल रहे हैं हृदयाकार यानी हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, अब इसमें यहां पर, ठीक है, एक कोशिका आपको दिख रही है, ये जो कोशिका है ये हमारी क्या है, मूलांकुर। ठीक है, यानी कि रेडिकल। और इधर जो कोशिकाएं हैं यहां पर, ये तो आ गया आपका, ये क्या रहेंगे, ये आपके रहेंगे बीज पत्र, क्योंकि हम द्विबीज पत्र की बात कर रहे हैं तो 2 कोटिलेडन्स होंगे, ये इसके 2 कोटिलेडन्स है। ठीक है, ये क्या हो गए, इसके बीज पत्र यानी कोटिलेडन्स। ये आपका हो गया निलंबन। और ये हमारे क्या हो गए, प्रांकुर, यहां पे कहीं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रांकुर को प्लूम्यूल। आई बात समझ में? बुक में डायग्राम उल्टा बना हुआ। ठीक है, हमने एक जैसा बनाया है, माइक्रोपाइलर को नीचे मानकर और उधर। ठीक है, और ये हार्ट शेप से ऐसे चेंज हो जाएंगे, और फिर फाइनली हमारा जो भ्रूण है वो बन जाएगा, जिसमें 2 तो कोटिलेडन्स बनेंगे इस तरह के। धीरे धीरे ये सस्पेंशन जो है वो सब खत्म होता जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, बीच में भ्रूणीय अक्ष। ये क्या है इसका, ये भ्रूणीय अक्ष है। ठीक है, तो अब थ्योरी पे चलते हैं, जो प्लास्ट वाली थी उसके हिसाब से देखते हैं क्या होता है भ्रूण में। चलिए, ये थ्योरी है। परिपक्व भ्रूण में एक भ्रूणीय अक्ष व 2 बीज पत्र होते हैं। बीज पत्र देखिए आपने कैसे 2 हार्ट शेप जो थे वो बीज बन गए, बीज पत्र बन जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, द्विबीज पत्र की बात कर रहे हैं। भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला बीज पत्रोपरिक कहलाता है। क्या बीजों पत्र, कि ये जो भ्रूणीय अक्ष है, मान लीजिए ये भ्रूणीय अक्ष है हमारा, अभी बताया था ना आपको ग्रीन कलर का, मैं ऐसा लंबा बना रही हूँ, नॉर्मली लंबा नहीं होता। ठीक है, तो ये भ्रूणीय अक्ष है। इस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाला भाग जो होता है वो होता है आपका बीज पत्रोपरिक। बीज पत्रोपरिक को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। ठीक है, बीज पत्रोपरिक। ये ठीक है, बीजोपत्रोपरिक होता है। इसी के ऊपर हमारा होता है प्लूम्यूल यानी कि प्रांकुर। ये देखिए, ये भ्रूणीय अक्ष है। मैंने आपको लाइन बना के बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये क्या है, ये हमारा भ्रूणीय अक्ष है, इसको हम अब लाइन बनाकर समझ रहे हैं। बीज जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या चीज हो रही है। इसको मैं अलग कलर से कर दूं तो मान लीजिए ये हमारा है एपिकोटाइल,
ठीक है। इसके ऊपर वाला जो होता है वो होता है प्रांकुर, जिसको हम प्लीम्यूल कहते हैं, यहीं से हमारा स्टेम निकलेगा। इसके बीच में ये वाली जगह खाली छोड़ते हैं, यहाँ से बीज पत्र जुड़े हुए रहेंगे, अभी जो बीज पत्र बन रहे हैं, और इसके नीचे जो पोर्शन होता है, नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, प्लीम्यूल या स्तंभ जुड़ा होता है, ये देख लिया आपने, ठीक है। बीजोपत्री कहलाता है एपिकोटाइल, इसी के शीर्ष पर, इसके शीर्ष पर है, आप देख रहे हैं ऊपर, ठीक है। प्लीम्यूल जुड़ा हुआ रहता है। भ्रूणीय अक्ष के नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है, ठीक है, जिसे हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो नीचे बढ़कर मूलांकुर या रेडिकल बनाता है। चलिए, ये वाला भाग भ्रूणीय अक्ष के नीचे वाला भाग, यानी ये वाला जो ग्रीन भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? बीज पत्राधार। आधार का मतलब नीचे वाला पोर्शन। हाँ, इसमें क्या चीज है? ये आपकी तो हो गई आपका चलेजल साइड यानी निभाग साइड, और ये माइक्रोपाइलर साइड। माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार की तरफ ही आपका हाइपोकोटाइल बनेगा। वही मैंने कहा कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसी की नीचे वाली माइक्रोपाइल वाली ही बेसल बनती है, और माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार, क्योंकि ये कहाँ पे है? भ्रूण बीजांड में, तो बीजांड द्वार की कोशिका का नीचे वाला भाग ही क्या बनाएगा? बीज पत्राधार यानी हाइपोकोटाइल बनाता है। हाइपोकोटाइल के नीचे, क्योंकि जो लाइन है वो कंफ्यूज कर रही होगी आपको, हाइपोकोटाइल के नीचे मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा बनाएगा रेडिकल। रेडिकल मीन्स मूलांकुर, और मूलांकुर इससे क्या निकलेगी? मूल यानी रूट्स निकलेगी फ्यूचर में, अभी नहीं, क्योंकि अभी बीज ही पूरा नहीं बना, अभी तो कोटिलेडन्स बन रहे। तो मैंने आपको ये भ्रूणीय अक्ष की बात समझा दी, जो हमारे उसमें क्लियरली आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है उसकी। ये देखिए, ये हार्ट शेप होता है, अब ये भ्रूणीय अक्ष है, तो उसको मैंने आपको अलग करके भ्रूणीय अक्ष के जो ऊपर वाला भाग होगा वो क्या बनाएगा? एपिकोटाइल, और नीचे वाला भाग क्या बनाएगा? हाइपोकोटाइल मीन्स रेडिकल बनाएगा। और बुक में आपके डायग्राम ऐसा बना हुआ है। आई गई बात समझ में? ठीक है, ये वाली लाइन समझ में आई कि कैसे भ्रूणीय अक्ष होता है। और यहाँ पे हम पढ़ ही चुके हैं कि ये गोलाकार क्या था, ये भी सारी चीजें पढ़ ली। प्रागभ्रूण, ये गोलाकार और हृदयाकार, और अंत में परिपक्व भ्रूण। अभी परिपक्व भ्रूण बना नहीं रहे हम, अभी मैंने आपको परिपक्व भ्रूण का सिर्फ भ्रूणीय अक्ष समझाया है कि वो जो अभी कोटिलेडन्स बन रहे हैं, ये जो कोटिलेडन्स बन रहे हैं, ये अभी पूरे कोटिलेडन्स बने नहीं है, परिपक्व भ्रूण नहीं है, इसमें और अधिक विभाजन होगा। अभी ये और दोनों साइड से निकलेंगे हृदयाकार वाला, फिर हमारा बनेगा पक्का भ्रूण और बीज। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या है एक बीजपत्री भ्रूण। क्या है एक बीजपत्री भ्रूण में स्पेशल? एक बीजपत्री भ्रूण में केवल एक बीजपत्र होता है, उसमें दो कोटिलेडन्स से, इसलिए द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडन्स बोलते हैं। यह स्क्यूटेलम या प्रशल्क कहलाता है। यह भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व में होता है। अब कैसे क्या होता है वो देखते हैं। पहले एक बार हम वही डिवीजन देख के आते हैं कि कैसे होता है। बुक में ना एक बीजपत्री का अलग से डायग्राम बना हुआ है, सिर्फ एक डायग्राम बना हुआ है, वो हृदयाकार वाला, वो द्विबीजपत्री का। एक बीजपत्री का डायग्राम आपको बुक में मिलना मुश्किल है, तो इसको यहाँ पे अभी बना के जाएंगे। ठीक है, अगर थ्योरी में कुछ अच्छे नंबर चाहिए, और आपको पता है बायोलॉजी में बिना डायग्राम के कुछ ना होना है, तो ये हमारा युग्मनज आ गया। दोनों में होता है युग्मनज, तो कैसा होता है? 2n। क्या होगा? समसूत्री विभाजन। वहां पे कितनी सेल्स बन रही थी? 2 सेल्स बन रही थी। यहाँ पे कितनी बनती है? 3 सेल्स बनती है। ठीक है, उसमें ऐसे यहाँ पे माइक्रोपाइलर है यानी बीजांड द्वार है, और यहाँ पे निभाग है। एक जैसा रखेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये हमारी बन जाएगी बेसल सेल, जिसको हम आधार कोशिका कह रहे हैं। ये हमारा बन जाएगा शीर्ष सेल, जिसको हम टर्मिनल सेल बोल रहे हैं। ठीक है, बीच वाली सेल को मध्य कोशिका कह देते हैं। आई बात समझ में? ये क्या बनेगा? ये हमारा बनेगा, अब जो विभाजन होता है वो कुछ इस जैसा होता है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है।
ये तो हमारा क्या बन जाएगा, चूषक यानी होस्टोरियल। मैं फिर से कह रही हूँ, डिटेल में नहीं बना रही मैं, क्योंकि बीएससी लेवल की बात है, हम सिर्फ 12th के हिसाब से काम कर रहे हैं। बुक में तो ये भी नहीं दिया, आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से काम कर रहे हैं, समझ में आ गया तो बढ़िया है। तो ये बन जाएगा हमारा होस्टोरियल। अब एक बीज पत्री में खास बात ये होती है कि जिस तरह आपने देखा कि वहां पे जो पहले वाली कोशिका होती है वो तो सिर्फ क्या करती है, निलंबन का कार्य करती है, दूसरी कोशिका से ही पूरे भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आगे और 10-12 स्टेप करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट तो इस वाली कोशिका से बनता है भ्रूण का, कुछ पार्ट ऊपर वाली कोशिका से भी बनता है और कुछ पार्ट मध्य कोशिका से भी बनता है। ठीक है, इस तरह चलता है प्रोसेस, लेकिन हम शॉर्ट में निपटा रहे हैं। तो ये सारा हो गया, इसमें विभाजन होगा। अब फाइनल भ्रूण की तरफ आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन, ये जो नीचे वाली कोशिका है, जो हमारा चूषक है, होस्टोरियल है। अच्छा, चूषक का क्या काम होता है, सवाल आया होगा। होस्टेरिया या होस्टोरियल, ठीक है, ये क्या काम करती है, ये कहा है माइक्रोपाइलर की ओर। फिर से बता रही हूँ, ये माइक्रोपाइलर की, भ्रूण ऊपर बन रहा है क्योंकि हम माइक्रोपाइलर नीचे देख रहे हैं, वैसे ही जैसे पिछले वाले में बताया था। तो यहाँ पे जो बीच वाली कोशिका होती है वो तो हो जाती है बहुत ही कंडेंस, इसको ग्रीन में बना देते हैं, ये देखिए, यानी कि संघनित हो जाती है। यहाँ पे है कोशिकाएं, जो मध्य कोशिकाएं, उसकी कुछ कोशिकाएं बची हुई है जो सस्पेंशन का काम करेगी, यानी निलंबन का कार्य करेगी। ठीक है, भ्रूण कैसा बनेगा, भ्रूण कुछ बनेगा ऐसा। भ्रूण कैसा बनेगा, भ्रूण बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, यह है हमारा भ्रूण। अब स्पेशल बात, एक बीज पत्री में कॉटिलेडन्स आपको बताया कितने होते हैं, एक होते हैं। तो ये जो कॉटिलेडन्स है वो कुछ इस प्रकार से भ्रूण से जुड़ा हुआ रहता है। किस तरह, थिन लेयर की, थिन फॉर्म में। थिन का मतलब एकदम पतला, और पतले को क्या कहते हैं, शल्क। इसीलिए आपने देखा वहां पे लिखा हुआ है प्रशल्क, क्योंकि किसी से चिपका हुआ है इसलिए प्रशल्क। तो इसको बहुत ही पतला कॉटिलेडन होता है। ये हमारा क्या है, बीज पत्र, क्योंकि एक बीज पत्री में एक ही बीज पत्र होता है, वो बीज पत्र ये है। घास में, मीन्स जितनी भी ग्रासेस हैं उसमें ये जो बीज पत्र है उसको स्पेशली एक नाम दिया हुआ है, स्कूटेलम। ठीक है, जो हमने देखा, ये देखिए स्कूटेलम, ये ग्रास के लिए दिया है, बाकी में भी कहते हैं। तो एक बीज पत्री में केवल एक बीज पत्र होता है जो क्या कहलाता है, स्कूटेलम कहलाता है। चलिए, अब भ्रूण की बात आई। इसका भ्रूणीय अक्ष कहाँ है, इसका भ्रूणीय अक्ष हम मान लेते हैं, सब मानना ही पड़ेगा, इतना क्लियरली तो हर एक सेल दिखती नहीं है। ये इसका भ्रूणीय अक्ष मान लो, ये पूरा ही एक तरह से भ्रूण है, और यही इसका क्या है, भ्रूणीय अक्ष। यानी अक्ष क्या होता है, जहां से कोई भ्रूण गुजरता है वो भ्रूणीय अक्ष। तो ये भ्रूणीय अक्ष है इसका, लाइन वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भ्रूणीय अक्ष से कॉटिलेडन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भ्रूणीय अक्ष के ऊपर वाली जगह, ये वाली जगह, ठीक है, इसको मैं ऐसे लाइन कर देती हूँ। ये तो है हमारी क्या, एपिकोटाइल, क्योंकि हम भ्रूणीय अक्ष से ऊपर वाला, ये माइक्रोपाइलर है तो इधर तो रेडिकल यानी कि नीचे वाली जगह बनेगी। ऊपर वाला जो कहाँ है, चलेजल साइड में, वो हमारा क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल, यानी बीज पत्रोपरिक। क्या बोल रहे हैं इसको, एपिकोटाइल। यहां से कॉटिलेडन जुड़ा हुआ है, ये इसको कॉटिलेडनरी स्टॉक भी कहते हैं, क्योंकि कोटिलेडन इससे जुड़ा हुआ है, यानी बीज पत्र जुड़ा हुआ है। अब इसके नीचे वाला भाग, भ्रूणीय अक्ष से नीचे वाला भाग क्या बनाता है, हाइपोकोटाइल बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार। ठीक है, अब एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं। भ्रूणीय अक्ष से नीचे वाला पार्ट जो है वो क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल। ठीक है, नीचे वाला पार्ट हमने देखा, एक बार यहाँ पे समझा देते हैं आपको। अब भ्रूण बना चुके हैं हम पूरा, तो मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारा स्क्यूटेलम, और ये हमारा क्या हो गया, भ्रूण। ठीक है, सिर्फ भ्रूण किसमें है, ये बीजांड में, हम सिर्फ भ्रूण की बात कर रहे हैं अभी। तो ये हमारा स्क्यूटेलम है,
ये हमारा भ्रूण है और यही हमारा भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष से नीचे वाला भाग अभी पिछले वाले में हम देख के आए, ये क्या है हमारा हाइपोकोटाइल। ठीक है, हाइपोकोटाइल को क्या बोलते हैं, बीज पत्राधार। ऊपर वाला भाग यानी ये वाला, इसको क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल यानी बीज पत्रोपरिक। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट लाइन पढ़िए, हाइपोकोटाइल के नीचे। अब ये हाइपोकोटाइल के नीचे का क्या मतलब, इसीलिए मैं एक एक वर्ड समझा रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को भ्रूण में ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, ये कोलोराइजा ये समझ में ही नहीं आता। ठीक है, इसीलिए अब ये हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के नीचे मतलब बोला है। अब कई बुक क्या करती है, इस वाले नीचे को हाइपोकोटाइल के ऊपर भी बोलती है। मतलब ये है कि ये माइक्रोपाइलर एंड के नीचे वाला बोल रहा है। अब कई लोगों के लिए ऊपर है, कई लोगों के नीचे, आपको समझना है कहाँ ये। तो ये भ्रूण का जो कॉर्नर है यहाँ पे वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको हाइपोकोटाइल के नीचे, मेरी तरफ से तो नीचे हो सकता है, आपके लिए ऊपर हो, ये वाला। बीजपत्र में क्या होता है, एक बीजपत्री पादपों की खासियत होती है कि उसमें जो रेडिकल होता है यानी मूलांकुर होता है वो पतली पतली शल्क कोशिकाओं से ढका हुआ होता है। ठीक है, पतली पतली परतों से ढका होता है। द्विबीजपत्री में खुला होता है इसलिए हम उसको मूलांकुर बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पे खुला नहीं है, यहाँ पे ढका हुआ है। इसीलिए इसकी ये जो पतली पतली शल्क है, ये जो परतें हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोलोराइजा। राइजा का मतलब होता है रूट। ठीक है, कोलोराइजा समझ में आ गया, ये बात आ गई कोलोराइजा की। इसी के अंदर क्या होगी, मूल गोप। मूल गोप का मतलब होता है रूट कैप। हर रूट के ऊपर एक कैप होती है जो रूट की रक्षा करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। रूट का जो कोशिकाएं होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए हर मूल के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है कोशिकाओं का, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल गोप। तो यहाँ पे भी होगी और ये ढकी हुई रहती है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा। कोलियोराइजा भी बोलते हैं, कोलोराइजा भी बोलते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें। अब ऐसा कैसा क्या होगा, एपिकोटाइल के ऊपर, दूसरी वाली लाइन पढ़ते हैं। भ्रूणीय अक्ष का ऊपरी भाग एपिकोटाइल कहलाता है, ये रहा एपिकोटाइल, येलो के ऊपर होता है, उसे प्रांकुर चोल कहते हैं। प्रांकुर चोल क्या है और मूलांकुर चोल क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्रांकुर चोल यानी कि ये कोलोराइजा, इसको क्या बोलते हैं, मूलांकुर चोल, क्योंकि मूलांकुर को ढक रहा है। चोल का मतलब होता है कवरिंग, मूलांकुर को ढक रहा है इसलिए मूलांकुर चोल, और प्रांकुर को ढक रहा है इसका मतलब प्रांकुर चोल। और मूलांकुर क्या है, रेडिकल, और प्लांकुर क्या है, प्लूम्यूल। जो एक बीजपत्री में तो प्लांकुर और मूलांकुर ही कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम प्लांकुर मूलांकुर के ऊपर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम क्या कह देते हैं, कोलोराइजा या मूलांकुर चोल। ऐसा ही एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्रोपरिक के ऊपर एक क्या पाया जाएगा, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल का मतलब प्रांकुर। ठीक है, ये प्रांकुर खुला नहीं होता, एक बीजपत्री में परतें, पतली पतली परतें जैसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी परतें ढकी होती है। इन परतों को हम क्या बोलते हैं, इन परतों को हम बोलते हैं कोलोटाइल या प्रांकुर चोल। मेरे हिसाब से मैंने आपकी काफ़ी कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा कि ये हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल ये क्या है सब चीज़ें। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये हो गया हमारा भ्रूण। एपिकोटाइल के ऊपर प्ररोह शीर्ष, शूट का मतलब स्टेम, क्योंकि प्रांकुर यानी कि प्लूम्यूल क्या बनाता है, आगे जाके शूट या स्टेम बनाता है। तो एक प्ररोह शीर्ष होता है, ये रहा प्ररोह शीर्ष, इसी को बोल दो प्ररोह शीर्ष, ये प्ररोह शीर्ष है। ठीक है, वह कुछ आग पर्ण होती है। अब ये आग पर्ण अभी नहीं दिखाई देगी, बीज में दिखाई देती है। जब बीज आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पत्तियां निकलने लग जाती है, छोटी छोटी, क्योंकि स्टेम बनना है इससे। स्टेम पे क्या निकलेगी, सबसे पहले पत्तियां। तो अगर आपने कभी बीज को उगते हुए देखा है, कोई भी बीज आप जमीन पे बोते हैं तो उसमें ऐसी ग्रीन कलर का ऐसे निकलने लग जाते हैं, जमीन से पत्ती जैसी संरचनाएं निकलने लग जाती है। इनको हम बोलते हैं आग पर्ण। आग पर्ण का प्री मॉडल लीव्स बोलते हैं। ठीक है, पहले बिल्कुल तना नहीं निकलता, पहले एक दो पत्तियां निकलती है फिर तना बाहर आता है, तो इनको बोलते हैं आग पर्ण। तो आग पर्ण भी होती है।
जो प्रांकुर चोल से ढकी होती है, मैंने यहाँ पे बनाई है, ये ढकी हुई है प्रांकुर चोल से। ये द्विबीजपत्री में भी होती है, हाँ मैडम होती है, ठीक है। अभी बच्चे पूछेंगे ये इसमें तो बताया नहीं, दोनों में होती है, फिर आप बोलेंगे मैडम ने तो बताया नहीं, ठीक है। चलिए बात समझ में आई। भ्रूण हम बना ही चुके हैं प्यारा सा, यहाँ पे भी समझा चुकी हूँ, ये सब लेयर्स होंगी। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो, जैसा बुक में बना हुआ है। ये तो बुक में वो पता नहीं कोई है ना, शायद मक्का का बताया है, उसको बीज के अंदर बताया। अब आप बोलेंगे बाहरी कवरिंग, वो सब बीज की बाहरी कवरिंग है, हमने सिर्फ भ्रूण बनाया है, ठीक है। आपको बुक में एक मक्के का या किसी का चित्र दिया हुआ है ऐसा ऐसा, और ये बनाया हुआ है और कहा गया है, तो ये स्कैटुलम सब वहाँ बताए हुए हैं, लेकिन वो बीज के अंदर बनाया। बीज अभी हमने बनाया नहीं, तो हम बीज कैसे बनाए, ये तो हम भ्रूण की चर्चा कर रहे हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बुक में ये डायग्राम नहीं है, द्विबीजपत्री का भी पूरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बीज। बीज क्या है भाई, भ्रूण बन गया, अब भ्रूण बाहर कैसे आएगा, मीन्स पौधा कैसे बनाएगा, तो निषेचित व परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है। अभी हमने देखा भ्रूण कहाँ बन रहा है, उस बीजांड में बन रहा है ना। स्टार्टिंग में ये बात कह दी कि ये जो भ्रूण है, चाहे वो कैसा भी हो, एक बीजपत्री का बनाया है मैंने, ठीक है। तो एक बीजपत्री का हो, द्विबीजपत्री का हो, जब भ्रूण परिपक्व हो जाता है तो पूरा बीजांड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बीज में, ठीक है। निषेचित, निषेचन बिना बीज नहीं बनेगा, अभी हम पढ़ेंगे अनिषेक फलन और ये सारी चीजें। तो निषेचित व परिपक्व बीजांड को ही बीज कहा जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण, जो हमने बना लिया, ठीक है। अब देख लेते हैं बीज की संरचना। बीज की संरचना से भ्रूण आपको और क्लियर हो जाएगा। एक बीजांड जो आवरणों से ढका होता है, आगे जाकर कड़े हो जाते हैं। बीजांड में हमने देखे थे ये अध्यावरण बाहर जो थे, तो ये आवरण जब भ्रूण परिपक्व हो जाएगा तो ये कड़े हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, बीज चोल, ठीक है। बाहरी आवरण जिसको टेस्टा, बाहर वाला जो होता है ये बताती हूँ, और आंतरिक आवरण जिसको टैगमेन, क्योंकि हमने देखा था कि एंजियोस्पर्म में दो आवरण होते हैं, बाहर वाला, ठीक है, और अंदर वाला। बाहर वाले को हम क्या बोल देते हैं, टेस्टा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाहरी चोल, जिसको टेस्टा कहते हैं, और अंतस्चोल, जिसको हम क्या देते हैं, टैगमेन, ठीक है। बाहर अंदर वाले बीजांड पड़े, अंदर भ्रूण है, वो जो बाहर कोशिकाएं होंगे, आप बोलेंगे यहाँ पे कोशिकाएं थी, वो बीजांड का है, कोशिकाएं जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, वो धीरे 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 डिजनरेट होता रहता है और इसको पोषण प्रदान करता रहता है, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये तो भ्रूण कोश बन चुका है हमारा, एम्ब्रियो सैक था न्यूट्रिशन देने के लिए, ठीक है। बीज एक सिरे पर बीजांड द्वार बना होता है। अब ये बीजांड पूरा क्या कन्वर्ट हो चुका है, बीज में, लेकिन जब बीज बन जाता है उसके बाद भी ये जो बीजांड द्वार की जगह होती है वो वहां पे दिखती है। कैसे दिखती है, मैं आपको बीज का चित्र बना के दिखाती हूँ। ये बीज कहाँ से देख रहे हैं हम, फ्रंट से, ठीक है, सामने से। अगर आपने बीज देखा हो कोई भी, जैसे कोई ये वाला बीज पे आपको ऐसा दिखता है कुछ लगा हुआ, ठीक है, तो हम इसको कहाँ से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ से नहीं, ये तो साइड व्यू है। जैसे राजमा है, यहाँ से देख रहे हैं, मैं आपको इस साइड से दिखा रही हूँ, इस तरफ से प्रकाश डाल रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज तो हो गई, ये क्या है, यहां से क्या लगा हुआ रहता है आपका, जो फ्यूनिकल था यानी बीजांड व्रण था, ठीक है, वो लगा हुआ रहता है। 3 होते हैं वैसे, देखो कई बुक्स 2 भी बताती है, कई 3 भी बताती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये तो है। किसी को भी मान लो, जैसे बीच वाला क्या है हमारा, वो माइक्रोपाइलर यानी बीजांड द्वार है, ठीक है। ये वाला बीजांड व्रंथ है, जिससे क्या जुड़ा हुआ था, बीजांड जुड़ा हुआ था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हाइलम, ठीक है, हाइलम बोल रहे थे। कई बुक्स में एक और बना होता है जिसको रफे बोलते हैं। रफे क्या है, अब बीजांड की संरचना देख के आइए आप,
तब पता चलेगा कि फ्यूनिकल का कुछ पार्ट यानी बीजांड व्रंत का कुछ पार्ट बीजांड के ऊपर भी होता है, जिसे रफे कहा जाता है कई बार। तो 3 छेद दिखते हैं सिर्फ टॉप पे, लेकिन आप जब देखेंगे आपको एक ही दिखता है, वो जनरली क्या होता है, वो बीजांड व्रंत होता है। ठीक है, बीजांड व्रंत का हिस्सा आपको दिखता है जहां से बीज जो है वो फ्रूट के अंदर अटैच होता है, स्टॉक जैसी संरचना से जुड़ा हुआ रहता है। मटर में आप अच्छे से देख पाएंगे, मटर होता है ना, वो जुड़ा हुआ रहता है ऐसे। तो जहां से मटर आप अलग करेंगे आपको ऐसा सा दिखता है ना, यहाँ पे अलग ही टच जहां से निकाला होता है, तो वो क्या होता है, वो उसका बीजांड व्रंत वाला हिस्सा होता है, उसी में ये 3 छेद दिखते हैं, उसी के अंदर, बाहर नहीं। ठीक है, बहुत बारीक माइक्रोस्कोप से देख लेना। चलिए, क्या काम होता है इसका, क्यों बीजांडद्वार अभी भी है, क्योंकि बीज है उसको क्या करना पड़ेगा, गैसियस एक्सचेंज करना पड़ेगा, अंदर भ्रूण है, मर जाएगा बापड़ा, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, डब्बे में बंद कर दिया उसको। बीज के श्वसन व जल अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, जो बीजांडद्वार होता है, बीज व्रंत जिसे बीज जुड़ा हुआ होता है उस निशान को क्या कहते हैं, हाइलम, अभी बताया। ठीक है, जहां से जुड़ा हुआ रहता है, ये मटर में ये बताया, ये हाइलम दिखता है आपको। ठीक है, माइक्रोपाइल बहुत छोटा होता है, वैसे बहुत ज्यादा नोटिस करोगे तब दिखेगा। आ गई बात समझ में। अब देख लेते हैं बीज। अब बीज से आपको दोनों ही चीजें यानी एक बीजपत्री भ्रूण भी समझ में आ जाएगा और एक बीजपत्री भ्रूण बीज, द्विबीजपत्री भ्रूण बीज सब समझ में आ जाएंगे। तो बीजपत्रों के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, 2 भाई, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, बीजपत्र भी बोल सकते हैं, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री या द्विबीजपत्री। चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बीजपत्री। अब एक बीजपत्री का उदाहरण हम क्या लेंगे, मैं कौन सा बीज ले रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको ले रही हूँ मक्का का। ठीक है, और द्विबीजपत्री में कोई भी ले लेते हैं हम, क्या फर्क पड़ता है, चना ले लेते हैं। चलिए, अब मक्का का ग्रेन यानी कि आपने क्या देखा होगा, मक्का का दाना ऐसे होता है ना भाई, गलत तो नहीं बना रही मक्का। ठीक है, हाँ, जरूरी इंपॉर्टेंस। ये जो अब मैं बनाने वाली हूँ ये आप 11th में सब कुछ पढ़ के आए हुए हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हो आप, तो मैं अभी बोलूँगी 11th वाला पढ़ लेना, तो कितने समझदार बच्चे हो, अभी पढ़ के आ जाओगे, है ना। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी मेहनत मैं भी कर लूँ, मैं भी पढ़ लूँ। ठीक है, तो ये एक बीजपत्री, मेन चीज़ क्या है, दोनों में हमें अंतर बताने हैं, तो मैं आपको फिर से वो डायग्राम बता रही हूँ 11th वाला। चलिए, तो ये मक्का का है, हो सकता है ना भी बताया हो आपको आपके स्कूल में, क्योंकि बुक में तो शायद नहीं बना हुआ था। तो हम मक्का बना रहे हैं। मक्का में क्या होता है, एक बीजपत्री बीजों की खासियत होती है कि उसमें भ्रूण को दबा देते हैं। ठीक है, तो भ्रूण हमारा कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ छोटा सा पिद्दू सा बैठा हुआ ऐसे, यहाँ पे एक कोशिकाओं की परत होगी जो इसको डब्बे में बंद कर देंगी। वैसे तो ये अधिचर्म कोशिकाएं होती है, एपिडर्मिस सेल्स होती है, वो हमें जानना नहीं है क्योंकि हमें ये बनाना ही नहीं है। आपको तो सिर्फ बना के भ्रूण को सिर्फ क्या करना है, नामांकन कर देना है। ये सारा 11th का पोर्शन है, मैं सिर्फ आपके ज्ञानवर्धक जी के बढ़ा रही हूँ थोड़ा सा। तो ये मक्का है, मक्का की जो बाहरी कोशिकाएं होती है वो पतली मेम्ब्रेनस होती है, बहुत पतली। ठीक है, इसी में क्या होता है, वो बीज का बीज चोल जिसको टेस्टा और टेगमेन कह रहे हैं, और फ्रूट कब बनेगा, अभी बीज के बाहर फ्रूट होता है ना। तो ग्रेन्स क्या होता है, किसी ने आपको बताया ही नहीं होगा कि ग्रेन को ग्रेन क्यों, सीड क्यों नहीं कहते हैं, इसको ग्रेन क्यों कहते हैं। आपने सुना होगा इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं, ये ग्रेन है, मक्का, गेहूं, चावल, क्योंकि इनका फ्रूट और बीज एक जैसा होता है। गेहूं का फ्रूट देखा है क्या आपने, नहीं देखा ना, यही बीज है और यही फ्रूट है, क्योंकि इसकी बाहरी वाली जो फ्रूट की परत होती है, अभी फ्रूट पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, वो और बीज चोल मिक्स हो जाता है, मतलब यही बीज है और फ्रूट भी सिकुड़ के पास आ गया है सब तरफ से। तो इसकी ये जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें प्रोटीन होता है, वैसे तो पढ़ा होगा आपने, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एल्यूरोन परत। ठीक है, इसमें टेस्टा, टेगमेन और पेरिकार्प होती है, फ्रूट की परतें पढ़ेंगे अभी, एक पेरिकार्प भी होती है, बाहरी परत जिसको कहते हैं वो। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भाई साहब होता है स्टार्च, बहुत सारा खाना, इसी से भ्रूण को
पोषण मिलता है, क्योंकि बीजपत्र ये एक बीजपत्री है। अब एक बीजपत्री में एक खासियत आपने सुनी होगी कि एक बीजपत्र का क्या काम होता है, बीजपत्र खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं और भ्रूण को प्रदान करते हैं। है ही इसके पास एक बीजपत्र, वो भी इत्तू सा पतला सा। हमने अभी पढ़ा ना कि स्क्यूटेलम जो होता है वो पतला सा थिन होता है, कितना खाना भरा होगा उसमें। तो जब खाने की कमी हो जाएगी तो यहीं से खाना आने वाला है अंदर, और किसके माध्यम से जाने वाला है, ये स्क्यूलेटम के माध्यम से जाने वाला है, ठीक है, भ्रूण तक। तो ये हो गया हमारा एक बीजपत्रीय भ्रूण। इसकी नेमिंग कर देते हैं अभी थोड़ी सी। इसमें ये वाला हमारा भ्रूण था और भ्रूणी अक्ष था। तो भ्रूणी अक्ष का ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एपिकोटाइल, बीजपत्रोपरिक। नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, हाइपोकोटाइल, बीजपत्राधार, ठीक है। बीजपत्रोपरिक के ऊपर क्या होता है, प्रांकुर होता है, यानी कि प्लूम्यूल होता है, और नीचे क्या होता है, मूलांकुर। ठीक है। अब क्योंकि एक बीजपत्री की बात हो रही है तो एक बीजपत्री में प्लांकुर जो है वो पतली पतली कोशिकाओं से ढके होते हैं, मूलांकुर और प्रांकुर दोनों। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोलियोप्टाइल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रांकुर चोल, प्रांकुर को ढकने वाला प्रांकुर चोल। और ऐसे ही मूलांकुर जो होता है यानी रेडिकल जो होता है वो भी पतली कोशिकाओं से ढका होता है, जिसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मूलांकुर चोल। अब आपको समझ में आई बात कि ये भ्रूण है, ये बीजांड था जो बीज में कन्वर्ट हो चुका है, ये एक बीजपत्री भ्रूण है। तो इसका जो बीज पत्र है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्यूटेलम, जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये भ्रूण है जो इतना बड़ा बनाया था वहां पे, तुसा है, और बीज में तो पता नहीं कितना छोटा होगा, मक्के का देखा ही आपने बीज। अब आ जाते हैं द्विबीजपत्री की। तो द्विबीजपत्री में क्या होता है भाई साहब, दो बीजपत्र होते हैं, बना दो। अब जो भ्रूणी अक्ष हम बनाने वाले हैं, अब द्विबीजपत्री का जो बीज है वो खोलेंगे तो दोनों बीज जहां से कनेक्टेड रहते हैं, मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ भाई साहब, इतना बड़ा भ्रूणी अक्ष नहीं होता, हम तो आपको समझाने के हिसाब से इतना बड़ा बना रहे हैं। आपने देखा होगा दोनों बीज जो होते हैं वो बिल्कुल जरा सी जगह से कनेक्टेड होते हैं, ऐसे इतना सा दिखता है, उसको मैंने बड़ा बनाया है आपको समझाने के लिए। तो ये हो गए दो बीज पत्र। कॉटिलेडन्स, ठीक है, इसका तो एक ही है जिसको स्क्यूलेटम बोल देते हैं। बीज पत्र हो गए एक और दो। ये हमारा भ्रूणी अक्ष है, ठीक है। भ्रूणी अक्ष के यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है, उधर चलेजर एंड है, हमेशा मैंने ऐसे ही बनाया है। तो माइक्रोपाइलर एंड के यहाँ वाला पार्ट भ्रूणीय पक्ष जो भ्रूणी अक्ष है, ये भ्रूणी अक्ष है, ठीक है। भ्रूणी अक्ष के नीचे वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारा हाइपोकोटाइल, जिसको बीज पत्राधार बोलते हैं। दोनों ही हमेशा मैं बार बार यूज कर दूं क्योंकि आपको शायद इंग्लिश वाला ज्यादा इजी लगेगा लर्न करना। इसी तरह ऊपर वाला भाग है जो भ्रूणी अक्ष के, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, एपिकोटाइल, बीज पत्रोपरिक। ठीक है, उसमें भी होते हैं लेकिन उसमें फिर कवरिंग आ जाती है इसलिए गड़बड़ हो जाती है, उसको नाम ही अलग दे देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एपिकोटाइल के जस्ट ऊपर, यहाँ पे भी होता है एपिकोटाइल, ठीक है, लेकिन एपिकोटाइल, ये एपिकोटाइल बताया था, एपिकोटाइल के ऊपर ही क्या बना देता है, वो प्लूम्यूल बना देता है और कवरिंग हो जाती है, तो उसको नाम ही अलग दे देते हैं। होते दोनों में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या, एपिकोटाइल के बाद कोई कवरिंग नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, प्लूम्यूल आ जाएगा, प्रांकुर, जिससे स्टेम निकलेगा। यहाँ पे भी आगपर्ण होती है, यानी कि प्रीमोडियल लीव्स होती हैं, जो हमने वहां पे डिस्कस की थी, दोनों जगह होती है। तो ये हो गया
ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है। इसी तरह बीज पत्राधार के नीचे क्या होता है, रेडिकल, यानी कि मूलांकुर, ठीक है, मूलांकुर होता है। अब ये मूलांकुर किसी कवरिंग नहीं होती, जैसे यहाँ पे पतली पतली कोशिकाएं यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये मूलांकुरी है और ये प्रांकुरी है, बात खत्म, ठीक है। रेडिकल, ट्यूब्यूल, और इन्हीं से सब कुछ क्या बन जाएगा, इससे तो जड़ें बनेगी, इससे क्या बनेगा, तना बनेगा। और बीच वाला पार्ट जो हमने बोला था जहाँ से कॉटिलेडन जुड़े होते हैं, इसको कॉटिलेडन कॉर्ड भी कहते हैं। और बीज पत्र यहाँ पे क्या करके रखते हैं, भोज्य पदार्थ संचय करके रखते हैं जो भ्रूण को देते रहते हैं, ठीक है। जब हमने भ्रूण पढ़ा था तो कॉटिलेडन्स पढ़े थे ना, फिर से दिखाऊं, ये कॉटिलेडन्स ये दे रहे थे इसको भ्रूण को। अब बिल्कुल आपको बात समझ में आएगी कि क्या है एक बीजपत्री, क्या है द्विबीजपत्री, और इनके दोनों के भ्रूण में क्या अंतर है। बना सकते हैं आप, कोई मनाही नहीं है 12th में बनाने के लिए, लेकिन आपकी बुक में कहीं नहीं है। 11th का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है इसमें, ये वाला जो है इतना सब कुछ हमें तो भ्रूण ही डिस्कस करना था, मैंने आपको समझा दिया कंफ्यूजन दूर करने के लिए। अब दोनों में फिर भी अंतर क्या, ये पढ़े आपने, दिख ही गए होंगे सारे अंतर, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम एक बार टेबल फॉर्म में कर लेते हैं ताकि एग्जाम में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत ना है। चलिए, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज में क्या अंतर है। भ्रूण में दे देंगे तो वही सेम रहेगा, सिर्फ बीज बीज वाली बात हटा देना, जैसे बीज बाह्य चोल अंतःचोल की बातें हटा देना तो बीज हट जाएगा, सिर्फ भ्रूण आ जाएगा। सबसे पहला बीज में एक बीज पत्र होता है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जिसको स्क्यूटेलम बोलते हैं। यहाँ पे बीज में दो बीज पत्र होते हैं, दो कॉटिलेडन्स होते हैं, इसलिए द्विबीजपत्री बोलते हैं। खाद्य संचय सामान्यतः भ्रूण पोष में होता है। इसका क्या मतलब है भाई, ये देखो, ये एक बीजपत्री बीज है, हमने कहा इसके तो बीज पत्र है नहीं तो खाद्य संचय तो है नहीं। खाद्य संचय क्या है, ये स्टार्च और ये एल्यूरोन परत जो है वो कहाँ है, बाहर है, भ्रूण के बाहर। और ये सब क्या है, ये बीजांड का हिस्सा था, तो ये पूरा क्या है, ये भ्रूण पोष है, एंडोस्पर्म में, तो भ्रूण पोष में ही सब कुछ चीजें होती है। आई बात समझ में। इसमें खाद्य का संचय बीज पत्र में होता है, इसके पास तो स्टोरेज का सब व्यवस्था है तो रहती है। साथ में कई बार भ्रूण पोष में भी हो सकता है, कई बार होता है, अभी पढ़ेंगे कई बार क्या है एक्सेप्शन, तो होता है सही, ठीक है। प्रांकुर शीर्ष, प्रांकुर चोल कोलियोप्टाइल से ढका होता है। प्रांकुर जो था उस पे परत थी जिसको प्रांकुर चोर यानी कोलियोप्टाइल कह रहे थे, और मूलांकुर पे मूलांकुर परत थी जिसे क्या कह रहे थे, कोलियोराइजा कह रहे थे। यही बात लिखी हुई है, प्रांकुर शीर्ष पर प्रांकुर चोर और मूलांकुर शीर्ष पर कोलियोराइजा यानी मूलांकुर चोर नामक आच्छद ढके होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, डायरेक्ट मूलांकुर और सब कुछ आ गया था। तो प्रांकुर चोर और मूलांकुर चोर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, दोनों ही अनुपस्थित थे। भ्रूण कोश के बाहर की ओर प्रोटीन व समृद्ध कोशिकाओं से बनी एल्यूरोन परत पाई जाती है। ये बताइए आपको एल्यूरोन परत, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत है खाने की, भूखमरा कुछ है नहीं इसके पास, ठीक है। तो एल्यूरोन परत पाई जाती है। यहाँ कहीं देखिए क्या कोई एल्यूरोन परत, नहीं। चलिए, यहाँ पे कोई एल्यूरोन परत नहीं है भाई। नेक्स्ट, भ्रूण बीज में एक तरफ स्थित होता है, ये रहा एक तरफ, बेचारा कोने पे बैठा हुआ, देश निकाला दे रखा है, यहाँ बैठा हुआ है। ये देखो बीजांड के अंदर पूरा फैल के बैठेगा ये भ्रूण, कोई चीज को मतलब नहीं है। अगर बीजांड होगा ना, जैसे ये तो बीज बन गया, बीज में भी आपको दिख रहा है पूरा भ्रूण अच्छे से दिख रहा है। यहाँ पे ये अगर भ्रूण पोष है तो अच्छे से फैले हुए ये हार्ट शेप जो हमने बनाया वो ऐसे बैठेगा, ठीक है, फैल फुला के। और बीज तो देखो पूरा ही भ्रूण ही है, कोई ऐसा कलेक्शन नहीं है यहाँ पे। एक तरफ हो गया, भ्रूण पूरे बीज में फैला हुआ और बीज के स्थान पे होता है, फैल फुला के आराम से टशन में रहेंगे हम तो बनना बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गई आपको क्या डिफरेंस था। अब भाई आज का क्वेश्चन, क्योंकि कल वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो मैंने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा आपने अपनी किडनी यूज की होगी तो आपको आंसर बता देते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसमें था कि द्विनिषेचन की खोज किसने की थी, तो द्विनिषेचन की खोज की थी नवाज़ ने, और फ्रिटिलेरिया पादप के अंदर यानी प्लांट के अंदर। तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे भाई। अब उसमें क्या है, नवाज़ अलग तरह से लिखा हुआ है, बुक में ऐसे लिखा है क्योंकि फॉन्ट होता है ना उसमें, नवाज़
उसी तरह से लिखा जाता है जैसे उस क्वेश्चन में लिखा है। कौन से पादप में? फ्रिटिलेरिया। ठीक है, आज का क्वेश्चन स्क्यूलेटम क्या है? ठीक है, स्क्यूलेटम नहीं तो स्क्यूटेलम क्या है? ठीक है, क्या है स्क्यूटेलम? अब आप बताएंगे, आप मेरा वीडियो रिवाइज करके देख सकते हैं, मैंने कई बार बताया है कि ये क्या है, लेकिन नहीं तो फिर बुक से सर्च कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। वैसे इस वीडियो में मैंने इसका आंसर बताया है, थोड़ा ध्यान से सुना होगा तो समझ जाएंगे। एक प्रांकुर भाग है, एक मूलांकुर भाग है, एक बीजपत्री का बीजपत्र है, एक बीजपत्री का बीजचोल है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में लिखेंगे, नहीं तो अगला वीडियो में हम इसका आंसर जरूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जाना नहीं है भाई।